हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन 12 क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी भाषा का जो कि ग्रामर है। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट वगैरह। जैसे पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बस मैं इसमें आपको वर्ड और वर्णमाला और कुछ उनकी परिभाषाएँ बताऊँगा, जैसे वर्ड। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। नहीं तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट में आता है वर्ड। ठीक है, वर्ड। तो इसमें बताया जा रहा है वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। दोस्तों, इनके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड। ठीक है, यानी जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ड। याद करना है, आपको पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर का आता है ये कि वर्ड किसे कहते हैं। ठीक, तो वर्ड किसे कहते हैं? जिस उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हों। एग्जाम्पल में देना हो तो दे दो, अ, ई, व, च, ख इत्यादि। आगे वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ड होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको उत्तर देना वर्ड। ठीक है, ऑप्शंस आएंगे ये आपको आपके लिए। आगे है इसके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी इसके ज़्यादा खंड नहीं किए जा सकते। ठीक, चलिए आगे उदाहरण द्वारा। चलिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझाते हैं आपको। तो यहाँ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है राम और गया। जैसे राम और गया में चार चार मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे र। ठीक है, जो राम है ना कैसे बना था? जैसे पहले र प्लस आ प्लस म, तभी तो बना राम। ठीक है, ऐसे ही राम। ठीक है, बनाना ये रा प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम। अब गया कैसे बना? तो ग प्लस अ प्लस य प्लस आ, तभी तो गया बना। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। यानी अब इससे आगे तो आप इनके टुकड़े नहीं कर सकते ना, तो इस कारण इनको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, अखंड मूल ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। हर वर्ड की अपनी लिपि होती है। जो प्रत्येक वर्ड होता है ना उसकी एक लिपि होती है। जैसे कि मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में लिपि क्या होती है। ठीक है, तो लिपि को वर्ड संकेत भी कहते हैं। हिंदी में वर्ड कितने हैं? हिंदी भाषा में वर्ड कितने हैं पता है आपको? तो जल्दी कमेंट करिए। 52। ठीक है, कितने? 52 वर्ड है हिंदी वर्णमाला में। अब आता है वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला किसे कहते हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकता है वो जल्दी से। अगर नहीं पता है तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वर्डों के समूह को वर्डों के समूह को क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ आ रहा है? वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी मैंने वर्ड पढ़ाया था, जो उनको जोड़ देते हैं ना, अटैच कर देते हैं। देखो ऐसे ऐसे राम लिख दिया, चार, मार, धार, क्या ये वर्णमाला बन जाती है। वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया ना, ये आपको एग्जाम्पल गलत दे दिए। इसमें क ख ख ये सब आते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी भाषा की वर्णमाला क्या है? आ से लेके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आ से लेके ज्ञान तक, अ आ क ख च छ ज्ञान। ठीक है, तो ये क्या है? हिंदी भाषा की वर्णमाला। आगे अंग्रेजी की जैसे है ABCD। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ड के भेद। क्या? वर्ड के भेद। हिंदी भाषा में वर्ड दो प्रकार के होते हैं।
जो हिंदी भाषा है उसमें वर्ड कितने प्रकार के हैं? दो, वॉवेल्स, कंसोनेंट्स यानी स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों यहीं से आपको हेडिंग पूछी जाती है कि स्वर किसे कहते हैं। ना विश्वास हो तो मैं आपको उसका पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। अगर चाहिए तो आपको विश्वास के लिए कि सर ये क्वेश्चन आते हैं हिंदी भाषा में कि नहीं आते हैं, तो 100% आते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और वर्डमाला, टोटल वर्डमाला कितनी होती है। तो ये ऑप्शंस आते हैं और कुछ हेडिंग्स भी लिखनी आती है। तो आपको ये अच्छे से करना है, गलत कुछ करना नहीं है। तो पहला नंबर लेते हैं हम स्वर की जितनी वॉवेल्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉवेल्स। तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। यानी जो स्वर है ना, स्वर से मिलकर कोई शब्द बन सकता है, अच्छा शब्द बन सकता है। अगर जो स्वर नहीं मिलाएंगे हम तो कोई शब्द बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाता है, ठीक है। इसके उच्चारण में कंठ, तालु का प्रयोग होता है, जीभ, होठ का नहीं। यानी कंठ है ना ये, और तालु का प्रयोग होता है, और जीभ और होठ का प्रयोग नहीं होता। जैसे आ ई उ आदि, ठीक। हिंदी वर्णमाला में 16 प्रकार के स्वर होते हैं, 16 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर होते हैं। जैसे आपको पता हो, कुछ लोग कहते हैं 12 होते हैं, कुछ 13 होते हैं, कुछ 14 होते हैं। काफ़ी लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार से कहते हैं, लेकिन टोटल पूछा जाए तो कितने? 16। जैसे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग है, और ये 3 है, ठीक है, 4। तो इनको मिला कितने हो जाते हैं टोटल? 16। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। आगे स्वर के भेद, टाइप्स ऑफ वोवेल्स। तो स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में आती है भाई अ आ ई उ ए ऐ और ओ, ठीक है। कितने मूल स्वर में कितने अक्षर आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मूल स्वर कितने होते हैं? 8। किस आपसे पूछा जाए तो मूल स्वर 8 हैं। कौन इसमें से ये पूछ लिया इसमें मूल स्वर कौन सा है, तो आपको देना, उत्तर देना उसका। आपको ऑप्शन मिलेंगे, आ मिलेगा, ये कुछ और मिलेगा अलग से। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ए प्लस ए कैसे बना? अ प्लस ए और अ प्लस ओ, ये क्या है? संयुक्त स्वर होते हैं। अरे भाई ए, इसमें ए नहीं है ना, तो ए इसमें, और ओ इसमें, ओ इसमें, तो ओ इसमें, ठीक है। मूल स्वर के भेद, अब मूल स्वर के भी भेद, मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर पढ़ लेते हैं हम। ह्रस्व स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ आ ई और रू, सॉरी रि री। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, अ आ उ और री, ठीक है, 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। जिनकी पूछा जाए तो हेडिंग में ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला रे की मात्रा, आपको डॉट डॉट गोलाई में जो बिंदी रखी है वो दिखाई दे रहा होगा, के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण रे की तरह होता है। लास्ट में ना ये रे है, आपको ये ऋषि लिखते हो, ऋषि की मात्रा डॉट 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 यानी बिंदी से लगाते हैं, के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण रे की तरह होता है। यानी इसका उच्चारण बोलते कैसे हैं? रे की तरह, ठीक है, रे। आगे है
दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर सरल शब्दों में कहें तो सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। तो ये दिखाई दे रहे होंगे यार, ये अल्फ़ाबेट मत पढ़वाओ मेरे से, लेकिन आप नोट कर लो, ठीक है ना। दीर्घ स्वर दो शब्दों के योग से बनते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो दो शब्दों के योग से बनते हैं। आ प्लस नहीं, अ प्लस अ, ठीक है, ई प्लस ई, तभी तो ई बनी ना। ये देख लो, ऐसे ऐसे बने हैं ये ह्रस्व स्वर। आगे है प्लुत, क्या? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे सरल शब्दों में कहें तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से होता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा एस की भांति। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम, ठीक है। हिंदी में साधारण लुप्त का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अंग प्लस जो अंग है ना, छोटे अंग बड़ी अंग, अयोग वाहक कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और स्वरों से पहले होता है। अंग को अनुसार तथा अंग को विसर्ग कहा जाता है। अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुनासर, अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार हैं। जैसे अनुशासिक कैसे है? आपको चंद्रबिंदी जैसे दिखाई दे रहा होगा। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, छांचा इत्यादि। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बिंदी लगी रहती है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंग कहाँ से निकलता है? नाक से। अंगूर, अगूर, अगर आप मुंह से निकालो तो अगूर बोलोगे, ठीक है, लेकिन नाक से निकलती है इसकी ध्वनि अंगूर। निरनुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। इन्हें क्या कहते हैं? हाँ, निरनुनासिक स्वर, ठीक है। विसर्ग का आपको दिखाई दे रहा होगा, डबल बिंदी लगी है जो सामने। अनुसार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में काफ़ी व्यवहार है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तस्मक शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मनोकामना, पैपान, अतः, स्वतः, दुखें इत्यादि। तो टिप्पणी, अनुसार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। जैसे अंगद रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास बाईपेजी का कथन है कि ये स्वर नहीं हैं और व्यंजन की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को
अयोग बा कहते हैं। अयोग बा का अर्थ यानी योग न होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है। अनुसार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है, जैसे निकलती है, और मुंह से अधिक, जैसे आंसू, आ, गाँव, चिड़िया इत्यादि। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंग, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु देखा ना, चंद्र बिंदु कहते हैं आप। ठीक है। लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तस्मक शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे अंकुष्ठ से अंगूठा, दंत से दांत, अंत्र से आंत। ठीक। तो आज तक यही बात रहेगी हमारी। तो कल की क्लास में कल बताएंगे क्या पढ़ाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।